बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। आज के इस लेक्चर में टॉपिक शामिल है चैप्टर नंबर 1 से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये याद रखें कि ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिए गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो अलग से एक वीडियो में आपको मिलेंगे। ये प्योरली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज एक्सरसाइज सॉल्व की गई है इसके लिए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज में, एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। फर्स्ट वन है नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। नंबर ऑफ बेस यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल आर 3, 6, 7, 9। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आएगी 7, यानी ऑप्शन सी ठीक होगी। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। यानी इनमें से एक ऐसा यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। वो कौन सा होगा? पास्कल ये डिराइव्ड है। किलोग्राम ये है वो यूनिट जो कि डिराइव्ड नहीं है। इसके अलावा पास्कल, न्यूटन और वाट ये डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। फिर थर्ड एमसीक्यू है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन ग्राम्स, किलोग्राम, न्यूटन, मोल। याद रखिए जब स्मॉल क्वांटिटी की अमाउंट की मेजरमेंट करनी होती है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काउंटिंग होती है, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम काउंट करते हैं तो इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जो यूनिट यूज किया जाता है वो मोल होता है। तो मोल स्मॉल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए यूज होता है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काउंटिंग शामिल होती है। नेक्स्ट फिर है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू। ऑप्शन जरूर दी हुई हैं लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज में आप यूं किया करें कि आप इसको रफ वर्क में सॉल्व करके देख लें ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो चले हम इसको 200 माइक्रोसेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 200 माइक्रोसेकंड इक्वल्स टू फिर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ सेकेंड। और आपको मालूम है कि जो माइक्रो है ये प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁶। फिर 200 को आप लिख लें 2 साइंटिफिक नोटेशन में, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶। अब आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस के साथ जो पावर जो ऐड हो जाएंगी, तो ये फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² प्लस आना था -6, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये इक्वल टू आ गया है 2 10⁻⁴ सेकेंड। ये ऑप्शन देखते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम या 500 नैनोग्राम। तो ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी 5000 नैनोग्राम। तो 5000 नैनोग्राम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। उसकी रीजन क्या होगी कि 5000 में 10⁻⁻⁹ आएगी। तो देखें जो प्रीफिक्स सबसे स्मॉलेस्ट होगी वही वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होनी है। तो 10⁻⁹ इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स। तो ये जो 5000 इंटू 10⁻⁹ आएगा यानी 5000 नैनोग्राम, तो ये इन तमाम में स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी। 6 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स, मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज। याद रखिए कि इंटरनल डायमीटर के लिए इनमें से एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो है वर्नियर कैलिपर्स। नेक्स्ट फिर एमसीक्यूज
MCQ number has 7. A student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? 4 ऑप्शन दी हुई हैं, 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.03 सेंटीमीटर या 1.032 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक आएगी? तो ऑप्शन करेक्ट कौन सी होगी अभी हम इसका डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उसने क्लेम ये किया है कि उसकी जो रीडिंग है वो 1.032 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, फिर हम कंसीडर करते हैं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि ये इनमें से ऑप्शन करेक्ट कौन सी है और वही ऑप्शन करेक्ट क्यों है, इसकी वजह क्या है। देखिए, लीस्ट काउंट को यूज किया गया है, लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर को यूज किया गया है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। इस रीडिंग को जरा गौर से देखिए, इसमें 2 डेसिमल प्लेस की रीडिंग है, यानी 0.01 जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसकी जो रीडिंग है वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग ली जाएगी उसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आने थे, तो ये इसकी रीजन है। तो अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी रीडिंग है जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो ये 1.03 सेंटीमीटर जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि आगे उसके रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सिंस लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स है 2 डेसिमल प्लेसेस, so therefore its reading should also have 2 decimal places. So 1.03 is the correct reading. 8 है, a measuring cylinder is used to measure mass, area, volume, level of the liquid. तो ये मेजरिंग सिलेंडर जो है ये बेसिकली वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसे जनरली लिक्विड वॉल्यूम, मार्बल पाउडर लाइक सब्सटेंस का वॉल्यूम और किसी इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। तो ओवरऑल ये जो है वो एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 9th MCQ, a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge on the main scale. It read 3 divisions while 8th division on the circular scale आना चाहिए था। Coincide with the index line. Its total thickness is। अब देखिए कि थिकनेस फाइंड करनी है और मेन स्केल रीडिंग दी हुई है और इसके बाद फिर कोइंसाइडिंग लाइन नंबर दी हुई है। देखिए मेन स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होती है वो होती है कोइंसाइडिंग लाइन नंबर मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग लाइन नंबर है गिवन 8 है और लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज होता है 0.01। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वैल्यू बनेगी 0.08। तो मेन स्केल रीडिंग 3 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई है 0.08 मिलीमीटर। तो थिकनेस जो होगी वो इन मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर रीडिंग के सम की इक्वल आएगी। तो 3 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर, तो ये वैल्यू बनती है 3.08 मिलीमीटर। तो 3.08 मिलीमीटर ये बी ऑप्शन जो है ये फिर करेक्ट होनी चाहिए। 10th है, significant figures in an expression are all the digits, all the accurately known digits, all the accurately known digits and first doubtful digit, all accurately known and all doubtful digit। तो ये by definition जो significant figures आएंगे वो all the accurately known digits and first doubtful digit, they are called significant figures। इसके बाद एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 1 की, उस एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब उनके सॉल्यूशन आएंगे। यहाँ पर
तो क्वेश्चन नंबर 1.2 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। जब आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप यूं करो कि इन दोनों की डेफिनेशन और साथ 3 एग्जांपल लिख दोगे, तो यही इनमें दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले हम बेस क्वांटिटी को डिफाइन अगर करें, द फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। एग्जांपल में आप लिखोगे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लिखिए वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पावर है, एनर्जी, टॉर्क, सो ऑन, और भी आप लिख सकते हो। तो ये इनमें डिफरेंस आ गया। जो बेस क्वांटिटीज हैं वो किसी और से डिराइव्ड नहीं होती, इसके अगेंस्ट जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो दूसरी बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड होती है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद 1.3 है स्पीक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। यूनिट्स गिवन है जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पियर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वॉट। इनमें जो बेस यूनिट्स हैं वो हैं किलोग्राम बेस है, मोल बेस यूनिट है, एम्पियर, मीटर एंड केल्विन। दीज आर दी बेस यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 1.4 है फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये डिराइव्ड क्वांटिटीज गिवन है। ए पार्ट में स्पीड, बी पार्ट में है वॉल्यूम, सी पार्ट में है फोर्स और डी पार्ट है वर्क। अब ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और लेकिन किन बेस क्वांटिटी से ये डिराइव होती हैं वो अभी आपको एक्सप्लेन में कर देता हूँ। देखिए पहले अगर ए पार्ट करें तो स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस जो है वो लेंथ होती है और टाइम, ये इसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई हैं स्पीड में वो है लेंथ एंड टाइम। फिर वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है फार्मूला। तो ज़ाहिर है लेंथ, विड्थ, हाइट नेचुरली बाय नेचर जो है वो सारी लेंथ ही हैं। तो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन वॉल्यूम इज लेंथ। सी पार्ट है फोर्स के लिए हमने मालूम करना है कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई हैं। तो भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का फार्मूला होता है ma। तो अब m मैस है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और साथ इसके मल्टीपल है एक्सेलरेशन जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन यूनिट्स को देखिए, किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है तो इसमें मैस इन्वॉल्व होगी, और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है तो इसमें लेंथ इन्वॉल्व हुई, और सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब फोर्स में जो बेस क्वांटिटी शामिल हुई हैं वो मैस, लेंथ और टाइम है। तो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन फोर्स आर मैस, लेंथ एंड टाइम। इसके बाद है वर्क, और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट F मल्टीप्लाइड बाय S। और F के लिए हमने अभी डायमेंशन लिखी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये F का यूनिट होता है, और साथ मल्टीप्लाई करना है अब अगर यूनिट्स लिखे, फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट है मीटर। तो ये मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर वर्क के लिए यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप बेस यूनिट की फॉर्म में यूनिट लिख लेते हैं तो फिर इसमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं वो लिखनी कोई मुश्किल नहीं होती। देखिए किलोग्राम आया है, किलोग्राम मैस का यूनिट है, मैस इसमें इन्वॉल्व होगी। मीटर स्क्वायर लेंथ का यूनिट है, लेंथ इन्वॉल्व होगी, और पर सेकंड स्क्वायर सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है तो टाइम इसमें इन्वॉल्व हुआ।
So base quantities involved in work are mass, length and time. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। अब एज को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली जो टाइम इन ईयर्स है उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए रिलेशन या फार्मूला जो बनेगा, आवर एज कैन बी कैलकुलेटेड इन सेकंड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो एज इन सेकंड आएगी, एज इन ईयर्स जो है आपकी मल्टीप्लाइड बाय 365, ये डेज होते हैं 1 ईयर में, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स हर डे में होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60 हर आवर में 60 मिनट्स, मल्टीप्लाइड बाय 60 हर मिनट में 60 सेकेंड। ये तो हो गया फार्मूला। और इसमें चूंकि एज गिवन नहीं है अब, इसलिए ये एज हमें सपोज करनी पड़ेगी। अब चूंकि हमने सॉल्व करके भी बताना है तो हम कर लेते हैं लेट एज इक्वल्स टू, या इफ एज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। अगर ये 12 ईयर्स है, इसको इसी को ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, तो फिर एज इन सेकंड आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। ये सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास 378432000 सेकेंड। और अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें तो ये वैल्यू बनती है 3.784, 10 रेज पावर आ जाएगी 8 सेकेंड। ये आ गई एज इन सेकेंड्स। 1.6 है व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो हमारी बुक में जो इसके लिए चंद लाइंस लिखी हुई हैं वो मैंने यहाँ आंसर में लिख दी हैं। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर वाज नीड फॉर द कॉमनली acceptable system of units all over the world. There is a basic role of SI units to exchange scientific and technical informations. इसके बाद क्वेश्चन है 7th 1.7 है what is meant by vernier constant। तो वर्नियर कांस्टेंट ये मिनिमम लेंथ है जो हम वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, और इसके साथ इसका फार्मूला भी मेंशन कर देंगे। तो वर्नियर कांस्टेंट इज द मिनिमम लेंथ which can be measured accurately with the help of वर्नियर कैलिपर्स। और फिर वर्नियर कांस्टेंट का कैलकुलेट करने का फार्मूला है वर्नियर कांस्टेंट इक्वल्स टू है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। अब जनरली जो वर्नियर कैलिपर्स हैं वैसे 2-3 कैलिब्रेशन के हैं, लेकिन आम जो कॉमन वर्नियर कैलिपर यूज होता है तो उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल की वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर ओवर नंबर ऑफ डिवीजंस 10, तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। और लेकिन जनरली जो है वो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, सेंटीमीटर में इसकी रीडिंग होती है, तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू बन जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। 8th है 1.8 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट को इनिशियल पोजीशन में लाया जाता है और वो उसकी जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली 0 पर नहीं आती, ये जो एरर है ये उसका जीरो एरर होगा। When we bring the instrument to initial position and it does not get exactly the zero value, then there is error in the instrument. This error is called zero error. 1.9 है short question और ये है why is the use of zero error necessary in a measuring instrument। के जीरो एरर, एक्चुअली जीरो एरर और जीरो करेक्शन का कॉन्सेप्ट आया इस क्वेश्चन में। तो जीरो एरर एंड हेंस जीरो करेक्शन इज अप्लाइड टू मेक द इंस्ट्रूमेंट्स एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो ये जीरो एरर और जीरो करेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम बुनियादी तौर पर ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कोशिश होती है कि अगर हमें एरर फाइंड हो जाए
फिर वो ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद हम उतनी ही करेक्शन कर लेंगे उसकी मेजर्ड वैल्यू में से। लेकिन अगर हम किसी तरह एरर फाइंड ना कर सकें तो फिर वो एरर आगे हर रीडिंग को अफेक्ट करता जाएगा, हम उसकी करेक्शन नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़ीरो एरर फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर आ सकती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस एरर की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, और वो फिर हर बार जब उससे रीडिंग लोगे तो जो उसकी ज़ीरो एरर के अगेंस्ट जो ज़ीरो करेक्शन है वो अप्लाई कर दी जाएगी। फिर 1.10 है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉप वॉच? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure time interval. Least count of a mechanical stopwatch is 0.1 second. आम वॉच जो है वो टाइम की मेजरमेंट करती है, जबकि जो स्टॉप वॉच है वो टाइम इंटरवल की मेजरमेंट करती है, और जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसका फिर ज़ीरो एरर की वैल्यू होती है 0.1 सेकेंड। 11th है, वाई वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि बाज़ औक़ात रीडिंग्स बहुत स्मॉल होती हैं, इंटरवल बहुत स्मॉल होते हैं, तो इसलिए फिर हमें वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू जो है वो मेजर करनी पड़ती है। समटाइम्स वी हैव टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स व्हेन इवेंट ऑफ अकरेंस इज एक्सट्रीमली स्मॉल इवेंट, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल होगा, मेजर करना पड़ेगा। द टाइम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम अ स्मॉल हाइट, और स्मॉल हाइट से अगर एक बॉडी फ्री फॉल होता है तो उसका इंटरवल ऑफ टाइम भी बहुत शॉर्ट होगा, लेकिन ज़ाहिर है कैलकुलेशन के लिए ये एक्सट्रीमली स्मॉल जो इंटरवल्स है इसको हमें मेजर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट? ये सिर्फ डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। इन एनी मेजरमेंट the accurately known digits and first doubtful digit are called significant figures. बाकी ये टॉपिक और इसके रूल्स बड़ी डिटेल के साथ एक और लेक्चर में अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। 13th शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड क्वांटिटी? तो प्रिसीजन का जनरली मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट से आप रीडिंग लेते हो वो एग्जैक्ट रीडिंग के कितना करीब करीब आ रही है, कितना एक्यूरेट आ रही है। इसका फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ क्या लिंक है? लिंक ये है कि जैसे जैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स रीडिंग के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज करोगे, उससे रीडिंग जो है वो मोर एंड मोर प्रिसाइज होती जाएगी। एज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीजेस, मेजरमेंट becomes more precise. मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये रीडिंग है एक 1.45 सेंटीमीटर, और इस रीडिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, लेकिन ये लेस प्रिसाइज है एज कंपेयर टू नेक्स्ट रीडिंग जो आ रही है। बट द रीडिंग 1.045 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल अगर अप्लाई करें तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इंक्रीज होगी। ये रीडिंग जो है 1.045 सेंटीमीटर, दिस रीडिंग हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इज मोर प्रिसाइज। तो ये है बात इसमें रिलेशन। जब आप रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज करोगे तो उससे रीडिंग जो है वो मोर एंड मोर प्रिसाइज होती जाएगी। ये दोनों क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन है। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी। अब आपके लिए अल्लाह हाफिज।